Good morning students and my dear colleagues. Today our next topic of discussion will be cell structure and functions. सेल क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और क्या क्या फंक्शन सेल कर सकता है. We will study and discuss this topic. So let's start with the topic what is a cell. सेल क्या होता है सब बच्चों को पता होना चाहिए. वैसे तो हमने छोटी क्लासेस से शुरू से पढ़ा है सेल क्या चीज़ है. द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल हैं, सबके अंदर एक के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. मीन्स सभी स्ट्रक्चर और फंक्शन इससे मिलकर बने हैं. सभी सेल मिलकर बॉडी में एक स्ट्रक्चर पैदा करते हैं और सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. सो इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. क्लियर? And it is the smallest unit of an organism that is classified as living and is sometimes called the building block of life. इसको building block of life. Life means जिसमें जान है, जो जिंदा है, उसका एक building block है. इसको जोड़ जोड़ के ही एक लाइफ बनती है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. सबसे छोटा यूनिट लाइफ का क्या है? सेल. और सेल के कारण ही एवरीबडी इज लिविंग. Cell is the living unit. Some organisms such as most bacteria are unicellular, whereas many organisms are multicellular. Unicellular means जिनमें एक ही सेल है, एक ही सेल ने सारे फंक्शंस करने हैं, वही उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, वही उसके सारे फंक्शन करेगा. दिस इज लाइक मोस्ट बैक्टीरिया और यू कैन सी यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा. ये सारे ऑर्गेनिज्म जो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर. मींस इनमें एक ही सेल होता है जो कि सारे फंक्शंस करता है उस बॉडी के, उस ऑर्गेनिज्म के. स्ट्रक्चर भी वही बनाता है, फंक्शन भी वही करता है. और वेयर एज दूसरी तरफ देर आर अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ सेल्स बताए हैं 100 ट्रिलियन और यू कैन से 10 रेज टू पावर 14 सेल्स. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में इतने ज़्यादा सेल्स हैं. ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉडी. मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. तो आप देखिए इसमें कितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर सेल्स. यूनिसेलुलर में तो एक ही था सेल जिसने एक सेल ने सारे फंक्शन करे हैं, परंतु मल्टी सेलुलर में मीन्स मैनी सेल्स. और ह्यूमन बीइंग में आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट इमेजिन कर सकते हो 10 रेज टू पावर 14 सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी में, जो सारे मिलकर हमारी बॉडी को चलाते हैं, सारे मिलकर हमारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. Another fact about the cell, the largest known cell is of an ostrich egg. Ostrich एक बर्ड है, सबको पता है, उसका एग है जिसका साइज सबसे बड़ा है. अब इस डायग्राम में देखिए, दिस इज एनाटॉमी ऑफ द एनिमल सेल. आपको पता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सो ये एनिमल सेल की एक डायग्राम है जिसमें कि हमने सारे ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं हमें. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अपसाइड डाउन. इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. आप देख रहे हैं दो ऑर्गेनेली. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज नियर द न्यूक्लियस. व्हाई इट इज रफ? I'll tell you that it is rough because of the presence of ribosomes. जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं उनको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके अंदर नहीं होते उनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन्स डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर एब्सेंट. देन इट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के ऊपर देखिए न्यूक्लियर पोर्स बने हैं जिसके साथ ही न्यूक्लियस बाहर साइटोप्लाज्म के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. देन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एनिमल सेल की कवरिंग. देन इनसाइड द न्यूक्लियस देर इज ब्लू कलर्ड, पर्पल कलर्ड शोन न्यूक्लियोलस. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर एनवेलप.
और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जो क्रोमेटोसोम है, क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा है जिसके ऊपर की सारे जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देन अगेन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोन, और इसके ऊपर एक लेबल करा है राइबोसोम्स। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ ही दिखाए हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम्स की तरह नहीं प्रेजेंट हैं। आउटसाइड द एनिमल सेल देयर कैन बी सिलिया और देयर कैन नॉट बी। सो यहाँ पर सिलिया शो किए हैं। अनदर organelle is Golgi apparatus, orange colored. Then is microtubules, or near the nucleus there are centrioles. Then is peroxisomes, lysosome and microfilaments. Now this is the anatomy of the animal cell. The major difference between the animal cell and plant cell can be, एक तो plant cell में क्या होता है, एक additional organelle क्लोरोप्लास्ट जो कि उसके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में आज। एंड अनदर डिफरेंस इज, जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग दिखाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट। देखो हमने इसके ऊपर सेल वॉल शो नहीं की, इट मीन्स एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, whereas in plant cell wall is present. These are the two major differences. Other differences are also there, पर इन दो, ये दो सबसे important हैं about the presence of chloroplast and the presence of cell wall. Clear? This is the anatomy of the animal cell. Now see next other facts about the cell, that each cell is at least somewhat self-contained and self-maintaining, मीन्स अपने आप में सफिशेंट है। सेल में जो सारी एक्टिविटीज हैं अपने आप करने की कैपेबिलिटी है, सेल्फ मेंटेनिंग, अपने आप को कायम रख सकता है, अपने आप को आगे ले जा सकता है। इट कैन टेक इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट बाहर से लेता है, कन्वर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि जो न्यूट्रिएंट्स इसने बाहर से लिए हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे और उसी एनर्जी से सारे फंक्शंस कैरी आउट करे, कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड रिप्रोड्यूस एज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन की भी कैपेबिलिटी है, मीन्स एक सेल से दो बनने हैं, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। सो सेल का नंबर बढ़ाने की भी इसमें कैपेबिलिटी है। सो इट इज ए वेरी सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। Each cell stores its own set of instructions for carrying out each of these activities. जो सारी सेल की हमने कहा है कि सेल अपने अंदर सारी एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकता है, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं, ये भी सेल के अंदर ही स्टोर्ड हैं, जो कि किस में होंगी, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि सारी इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को कुछ भी फंक्शन कैरी आउट करने के लिए। देन थर्ड कैन बी, ऑल सेल्स कंटेन द नेसेसरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सेल्स। इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर हमने क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ा है, मैंने बताया क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम्स जब होते हैं उसके ऊपर जीन्स हैं, जीन्स के ऊपर डीएनए है जिसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है फॉर पासिंग आउट द कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो सेल अपने आप में ही एक बड़ा मैग्निफिसेंट चीज है, एक मैजिक वाली चीज है जिसके अंदर की सब कुछ है, सब कुछ समाया हुआ है, although it is a very smaller unit, the basic unit of life. So see what else is there in cell. Parts of cell. Basically हमारे सेल के 3 पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये तीनों चीजें जो हैं इट इज कॉमन इन ऑल द सेल्स, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, इंसेक्ट में जो सेल हैं उसकी बात करें, ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करें, बैक्टीरिया की करें, एनी सेल। सो सेल में ये 3 चीजें कॉमन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म।
ये देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल का बनाया है। साइटोप्लाज्म अंदर, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में, और आउटर कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन। सो सी, लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दीज। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल। आपने देखा कि इसकी कवरिंग है, सेल को कवर करता है। इट सराउंड्स द सेल, होल्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल इन प्लेस एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। आउटर कवरिंग है इसलिए सेल को बचाकर रखता है। वेयर एंड होल्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के अंदर जो बाकी पार्ट्स हैं उसको एक पोजीशन देके रखती है ये सेल मेम्ब्रेन। ये मेजर फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। Then the cell membrane, in cell membrane the molecules can pass in and out of the cell membrane. This is also very important. It is permeable. सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स इसमें एक कैपेबिलिटी है कि इसके अंदर से चीज़ें अंदर भी आ सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी की वजह से ही सेल दूसरे सेल्स और आउटसाइड एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो अंदर ले लेता है सेल, और ज़रूरी नहीं है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ इनसाइड द मेम्ब्रेन all cells except for bacterial cells contain a nucleus and cytoplasm. Inside the membrane except for bacterial cell लिखा है, देखो बैक्टीरियल सेल में नहीं होता दे, बिकॉज अब हम उधर डिटेल में नहीं जाएंगे, पर सिर्फ इतना बता दें कि बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक। हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम प्रोकैरियोटिक को डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए बस इतना है कि उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। whereas in all other eukaryotic cell we have got proper nucleus and cytoplasm. Now see what is nucleus and cytoplasm. Nucleus जैसे कि हमने अंदर शो किया, nucleus is a dark structure located in the middle of the cell. It is generally written, हम generally एक mention करते हैं कि middle of the cell में nucleus होता है, पर कई सेल्स में जरूरी भी नहीं है, एक कॉर्नर पे भी होता है, किसी भी कॉर्नर में हो सकता है, पर एक जर्नल हमारे अंदर एक नोशन है कि इट इज मोस्टली इन द मिडल ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स द सेल्स एक्टिविटीज एंड एक्ट्स लाइक द सेल्स ब्रेन। मैंने बताया पहले भी, न्यूक्लियस एक सेल के ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमें हर एक काम की इंस्ट्रक्शन देता है, उसी तरह सेल की में भी सारा जो ब्रेन का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस, ये ब्रेन की तरह काम करने वाली चीज क्या है? इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज डीएनए विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए होता है। डीएनए आप सबको शायद मालूम होगा। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है विच कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अपने बेसिस के हिसाब से सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है बाय डीएनए। सो इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एंड व्हाट अबाउट साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस। जेली आप सब बच्चे जानते हैं, विस्कस फ्लूइड, ना तो पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, इस तरह का फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल, वेयर मोस्ट ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज टेक प्लेस। सारी एक्टिविटीज जो सेल की हैं ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होती हैं। उसका रीज़न है बिकॉज ऑल द ऑर्गेनेलीज जो हम आगे पढ़ेंगे, सारी ऑर्गेनेलीज किसके अंदर प्रेजेंट हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में ही सारी ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म क्योंकि सारी अपनी अपनी ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है, इसलिए साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर सारी सेल की एक्टिविटीज होती हैं। नाउ वी विल स्टडी द ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज बताई हैं, otherwise there are many more other also. So important ones are mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosomes, nucleus. These are the important cell organelles. इसके अलावा भी है peroxisome, lysosome, vacuoles और माइक्रोफिलामेंट्स, ये सारी दूसरी ऑर्गेनेलीज हैं
but these are important ones. और उसमें भी हम because of our lecture shortage of time, we will just concentrate on two organelles, that is mitochondria and chloroplast in today's lecture. So let's start with mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ऑर्गेनेली? शायद बच्चों ने 10th में भी इसको पढ़ा हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? द बेसिक ऑर्गेनेली विच गिव्स अस द एनर्जी, इसीलिए इसका दूसरा नाम है पावर हाउसेस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड टर्म फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया. देखो पावर हाउस क्या होते हैं, सब बच्चों को पता है. हमारे आसपास इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, ट्रांसमीटर्स जो हमें बिजली देते हैं, उसी तरह इसका नाम है पावर हाउस. मतलब जैसे हमारे घरों में बिजली आती है, उसी तरह बिजली से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. और उसी तरह हमारे सेल को एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया. हमें सब एक्टिविटीज़ के लिए अपनी बॉडी में, जैसे कि चलना, दौड़ना, सोचना, खाना, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है. एनर्जी कहाँ से आती है? फूड मटेरियल से. और फूड मटेरियल को तोड़कर एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्नड. They are the organelles. They act like a digestive system that takes in nutrients, breaks them down and creates energy for the cell. देखो हम खाना खाते हैं, सिर्फ खाना खा लेना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको ले जाना, उससे हमें सिर्फ एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी देने का काम, खाने को तोड़ने का काम, उसको ब्रेक डाउन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. and it creates energy for the cell in the form of ATP. ये सब बच्चों को पता है शायद कि हमारे अंदर एनर्जी करेंसी क्या है. करेंसी मीन्स द यूनिट्स विच वी यूज. हमारे अंदर एनर्जी किस करेंसी के यूनिट में है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग cell energy is known as cellular respiration. Very important to again reminded of cellular respiration क्या होती है. सब बच्चे मोस्टली समझते हैं respiration is about ऑक्सीजन अंदर हम ले जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें. नहीं, वो क्या होती है? ब्रीदिंग. There is lot of difference between respiration and breathing. ब्रीदिंग होता है सांस लेना, कि हम ऑक्सीजन अंदर ले जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दें. परंतु रेस्पिरेशन एक एंटायरली डिफरेंट चीज है ब्रीदिंग से. वो कैसे? कि रेस्पिरेशन का काम है एनर्जी पैदा करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, देखो ऑक्सीजन अंदर जाके कहाँ चली जाती है? ब्लड में. और जो हमारा खाना होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़कर, यानी कि स्टमक, इंटेस्टाइन, एवरीथिंग, खाना भी हमारा कहाँ डिजोल्व होके कहाँ जाता है? ब्लड में. अल्टीमेटली हमारा खाना और हमारी ऑक्सीजन ब्लड में जाकर मिलती हैं और ब्लड में वो ऑक्सीजन जो होती है खाने को तोड़ती है. आगे हम इसका फंक्शन करेंगे तब बताएंगे डिटेल में. सो फर्स्ट थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज दैट इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एनर्जी by the process known as cellular respiration. जिसको सिर्फ यही नहीं समझना कि ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना रेस्पिरेशन नहीं होती. दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन का मतलब है क्रिएटिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड मटेरियल. So most of the chemical reactions involved in cellular respirations are carried out in the mitochondria. Mitochondria कैसे हेल्प करता है? जो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं एनर्जी पैदा करने की, उसके सारे एंजाइम्स हैं जो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. Now see, the mitochondria are very small organelles and you might find cells with several thousand mitochondria. ऐसे सेल भी हैं जिसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऐसे सेल्स भी हैं जिसके अंदर you can find thousands of mitochondria. तो
तो ये किस पे डिपेंड करता है? द नंबर डिपेंड्स ऑन व्हाट द सेल नीड्स टू डू। अगर किसी सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी सेल को कम एनर्जी की ज़रूरत है, मीन्स ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा सेल, तो उस सेल को कम माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। इफ़ द पर्पज ऑफ द सेल इज़ टू ट्रांसमिट nerve impulses, there will be fewer mitochondria than in a muscle cell that needs loads of energy. मसल सेल्स जो हैं, मसल सेल्स मीन्स हमारे भागने के, दौड़ने के काम आते हैं, ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए, भागते हैं हम, इन कंपैरिजन टू द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो सिर्फ हमारी बॉडी में नर्व ट्रांसमिट्स, इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम नंबर से भी काम चल जाएगा। परंतु वो सेल्स जिनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उनमें हमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट चाहिए। इफ द सेल फील्स इट इज़ नॉट गेटिंग इनफ एनर्जी टू सर्वाइव, मोर माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी क्रिएटेड। अगर सेल को ज़रूरत पड़े कि इसके अंदर कम एनर्जी है, तो वो अपने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा भी सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। जिस सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जिस सेल्स को कम एनर्जी की ज़रूरत है, उसके अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यू कैन सी दिस इज जो नीचे बनी है डायग्राम। देयर इज वन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन्स के, और ये फोल्डिंग्स हैं, देखो फिंगर लाइक अंदर फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की, इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टे। और जो अंदर फ्लूइड मटेरियल है उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। नाउ विल सी द डिटेल्स इन द written part. Structure of mitochondria. Mitochondria have two membranes, not one as in other organelles. The outer membrane covers the organelle and contains it. Outer membrane उसको cover करके रखती है, और inner membrane folds over many times. Inner membrane finger like they are inverted inside, and इस finger like appendages को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टे। और ये फोल्डिंग क्यों है? दैट फोल्डिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनेली। और क्रिस्टे के ऊपर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पूरी क्रिस्टे और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दीज आर एक्चुअली द वर्किंग पार्टिकल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। वर्किंग से मेरा मतलब है कि जो सारे रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं, रिएक्शंस हैं, वो ऑक्सीजोम्स के ऊपर होती हैं। क्लियर? सो दिस इज अगेन rough structure shown of mitochondria. You can say outer membrane, inner membrane, matrix, और ये सारा आप देख सकते हैं इसके क्रिस्टे, और इन क्रिस्टे के ऊपर होगा ऑक्सीजोम्स, जिसके अंदर की सारी सेलुलर रेस्पिरेशन की एंजाइम्स कैरिड आउट होंगी, रिएक्शंस कैरिड आउट होंगी। Many of the chemical reactions happen on the inner membrane of the mitochondria, and the increased surface area allows the small organelle to do as much work as possible. जो increased, इसीलिए ये inner folding इतनी ज़्यादा है, जितने उसका surface area ज़्यादा होगा उतना वो capable होगा ज़्यादा energy produce करने के। Clear? Now about the function part of mitochondria. Using oxygen to release energy. हमने कहा कि ऑक्सीजन जो अंदर चली जाती है बाय ब्रीदिंग, उसको कैसे यूज करता है माइटोकॉन्ड्रिया? हाउ आर माइटोकॉन्ड्रिया यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन? हमने बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, परंतु कैसे? द मैट्रिक्स इज फिल्ड विद वाटर एंड प्रोटीन्स। आपको पता है सारे एंजाइम्स दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। एंजाइम्स, इसको ब्रैकेट में लिखा है कि सारे सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स जो हैं वो मैट्रिक्स में घुले हुए हैं, एंड दोज प्रोटीन्स टेक फूड मॉलिक्यूल्स एंड कंबाइन देम विद ऑक्सीजन। ये जो प्रोटीन्स हैं यानी कि एंजाइम्स हैं, ये सारे फूड मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे जो खाना डाइजेस्ट होकर आएगा, एंड दैट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। द माइटोकॉन्ड्रिया आर द ओनली प्लेस इन द सेल
where oxygen can be combined with the food molecules. Very important कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर ऑक्सीजन और फूड मटेरियल दोनों इकट्ठे कंबाइन होकर काम कर सकते हैं. आफ्टर द ऑक्सीजन इज एडेड द मटेरियल कैन बी डाइजेस्टेड. आपको पता है ऑक्सीजन की एक क्वालिटी है दैट इट हेल्प्स इन बर्निंग. अब छोटी क्लासेस में बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया होता है कि ऑक्सीजन की एक क्वालिटी है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. तो यहां पर भी ऑक्सीजन वही काम कर रही है. ऑक्सीजन किसको बर्न कर रही है? यहां पर फूड मटेरियल को. और फूड मटेरियल जब व्हेन इट इज बर्न्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स एनर्जी in the form of ATP. Clear? So this is the basic quality of oxygen. और वही ऑक्सीजन काम हमारी बॉडी में भी करती है कि ऑक्सीजन का जब फूड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है तो फूड मॉलिक्यूल्स दे आर बर्न्ड, they are broken down and then they release the energy in the form of ATP. The overall equation for the oxidation of glucose, oxidation means reaction with the help of oxygen, and glucose यहाँ क्या शो कर रहा है? फूड मटेरियल. ग्लूकोज यानी कि फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और क्या रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी. ATP is the energy which is synthesized by the respiration process and utilized in the body. Now mitochondria are the working organelle that keep the cell full of energy. Mitochondria के कारण ही cells are full of energy. So this was about the mitochondria. Our next organelle is the chloroplasts, which are found in the plant cells only. They are called the food producers of the kitchen. Another name, they are the kitchen of the cell. Chloroplast is the kitchen of the cell, जहाँ पर खाना बनता है, ठीक है, with the help of photosynthesis. They are only found in plant cells and some protist. Animal cells do not have chloroplast. Every green plant you see is working to convert the energy of the sun into sugars. And plants are the basis of all life on earth. इसीलिए why? Because plants are the only source जहाँ पर sun की एनर्जी को यूज करके खाना बनता है automatically, and everybody is dependent on plants directly or indirectly. They create sugars and the byproduct of that process is the oxygen that we breathe. इसका process is exactly opposite to the process of respiration, जहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, whereas in chloroplast when photosynthesis is there ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि हम ब्रीथ करते हैं. This is the structure of chloroplast. You can see outer membrane, inner membrane, stromal lamellae, बीच में जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं किसको? थाइलेक्वाइड को, एक ग्रैनम को. आगे पढ़ेंगे हम ग्रैनम और थाइलेक्वाइड क्या होते हैं. आपस में दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमल लैमेला एंड देन स्टार्च एंड शुगर्स आर मैन्युफैक्चर्ड. और इन अंदर जो इसका फ्लूइड मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा. सो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ वन थाइलेक्वाइड. और इसको हम क्या कहेंगे? एक पूरे स्टैक को कहेंगे हम ग्रैनम एंड प्लूरल इज कॉल्ड ग्रैना. कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो एक एक इंडिविजुअल दिखाया है ये क्या है? थाइलेक्वाइड. इन सबको मिला के क्या कहते हैं? दिस इज वन ग्रैनम. और सिंस देयर आर मेनी ग्रैनम, सो इसका प्लूरल क्या है? ग्रैना. So two membranes contain and protect the inner parts of the chloroplast. The stroma is an area inside of the chloroplast where reactions occur and starches are created. जो उसका fluid material है, नीचे matrix है, उसको stroma कहते हैं. वहीं पर सारी reactions होती हैं where the food is synthesized, and one thylakoid stack is called a granum. ये lamellae दिखाए हैं जो आपस में जोड़ते हैं एक एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम के साथ. The thylakoids have chlorophyll molecules on their surface. That chlorophyll uses sunlight to create sugars, and the stacks of sacs are connected by stromal lamellae. और ये lamellae क्या काम करते हैं? They act as skeleton of the chloroplast, जो कि आपस में जो ग्रैनम को
एक सेफ डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि वो सारे आपस में इकट्ठे ना हो जाएं, तो उसको दूर दूर डिस्टेंस बनाने के लिए क्या है, लेमिनी. Now the structure part, the function part, that is making food. The purpose of the chloroplast is to make sugars and starches, and they use a process called photosynthesis to get the job done. So photosynthesis आपको पता है, it is the process of a plant taking energy from the sun and creating sugar in the form of food. Plants and animals then use the sugars for food and energy, and animals also use the oxygen to breathe. जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ब्रीदिंग में हेल्प करती है. नाउ दिस इज द रिएक्शन. सनलाइट एनर्जी दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आएगी. किसने क्या यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज किया और क्या बनाया, शुगर एंड ऑक्सीजन. दिस शुगर इज द फूड मटेरियल और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है दैट वी ब्रीद इन. क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ chloroplast. So with this we finish our today's lecture about the chloroplast and mitochondria. Thank you.